सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू किए थे मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश को समाप्त करके हम लोग देख रहे थे मौर्योत्तर काल। और उसमें हम लोग को पहले से डिसाइड हो चुका थे कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन सा टॉपिक हमको देखना है। देशी राजा देखना था, उसके बाद विदेशी राजा शासकों को देखना था। और देशी राजा हम लोग जब देख रहे थे, देशी राजा हम देख रहे थे शुंग वंश, कन्नम वंश, सातवाहन वंश, वकाटक वंश और चेदी वंश। ये 5 देखना था हम लोगों को देशी राजाओं का। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था विदेशी का, उसमें से देखना था हिंद यवन, जिसको हम लोग बोलते इंडो ग्रीक। उसका दूसरा था शक, तीसरा था पार्थियन या पहलव जिसको बोलते हैं, और चौथा था कुषाण वंश। इससे संबंधित जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे। हम लोग पहला वंश जो था शुंग वंश वो देख चुके हैं। शुंग वंश से संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और आज जो हम लोग देखेंगे कन्नव वंश से देखेंगे। कन्नव कुछ खास नहीं, मौर्योत्तर काल में प्रथम संस्थापक और अंतिम राजा को आपको याद रखना है, और विशेष कोई राजा हुआ उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। शुरू करते हैं पहला कन्नव वंश। कन्नव वंश जो टाइम पीरियड है 75 से लेकर 320 है। 75 से लेकर 30 BC तक है। 75 से 30 BC तक है। कन्नव वंश का जो संस्थापक था वासुदेव था। इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे शुंग वंश। शुंग वंश जो अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर वासुदेव ने क्या किया था, कन्नव वंश का स्थापना किया था। तो कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव हो गए। इससे संबंधित कुछ खास जानकारियां तो है नहीं इसमें, बस इसको जो लिखिए। अन्य शासक में भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये 3 ही मुख्य शासक हम लोग देखते हैं। उसमें इसको याद रखने कोई जरूरी नहीं है। प्रथम शासक को याद है संस्थापक, और अंतिम जो शासक था सुशर्मन था, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी। जिसकी हत्या सिमुक ने कर दिया था। उसके बाद से दूसरा वंश स्टार्ट होता है सातवाहन वंश। यानी कन्नव वंश का प्रथम शासक हो गया वासुदेव, और कन्नव वंश का अंतिम शासक हो गया आपका सुशर्मन, जिसकी हत्या सुशर्मन की हत्या किसने कर दी, सिमुक नामक व्यक्ति ने कर दी। सिमुक नामक व्यक्ति अब क्या करता है, अपना एक अलग से वंश चलाता है, जिस वंश का नाम रखा गया है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश हम लोग देखेंगे। यहाँ सब क्लियर हो चुका है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, यानी सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो गए। इसकी जो राजधानी था प्रतिष्ठान या पैठान, जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद देखिए इसका जो विस्तार था सातवाहन वंश का, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये इस 3 इलाकों में क्या था, फैला हुआ था। इसको आंध्र भोज की जगह पर आंध्र प्रदेश कर लेते हैं, ठीक ना। आंध्र भोज नहीं, आंध्र भोज इसके शासक को कहा जाता था, ठीक ना। आंध्र भोज आंध्र प्रदेश लिखिए इसको। यानी सातवाहन वंश का विस्तार कहाँ तक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक। इसमें देखिए ज्यादा हम लोगों को सिमुक बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उसका दूसरा शासक आते हैं सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में कुछ पढ़ा जाता है। सातकर्णी देखिए इसने सबसे पहले क्या करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। इससे हम लोग जानते हैं अश्वमेध एक महायज्ञ होता है, जो प्रत्येक राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यज्ञ करता है, जिस यज्ञ का नाम होता है अश्वमेध यज्ञ। अगर आप लोग को ध्यान होगा, अगर आप रामायण देखे होंगे, भगवान राम क्या करते लास्ट में, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। यानी प्रभावशाली दिखने के लिए, प्रभावशाली तो थे ही ना, और खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए उनका एक घोड़ा सभी क्षेत्रों में जाता है। जहां जहां उनका घोड़ा जाता है, जो भी राजा हो, अगर ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वो एक घोड़ा छोड़ते हैं। वो घोड़ा जिस क्षेत्र में जाता है, वहां के राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, या अगर स्वीकार नहीं करते हैं तब उसे युद्ध करना पड़ता है।
ये होता है अश्वमेध यज्ञ। और सातकर्णी ने एक राजसूय यज्ञ भी कराया था। इसी समय सातकर्णी प्रथम के समय ही एक महान शासिका, महान मतलब विदुषी बोलिए, महान विदुषी या महारानी बोलिए, रानी भी थी। इसी समय रानी नागनिका जो है, इन्होंने नाना घाट अभिलेख लिखा था। नाना घाट अभिलेख जिसे हम लोग शुरू में देख रहे थे, नाना घाट अभिलेख हम लोग स्रोत में देखे थे। नाना घाट अभिलेख वही ये नाना घाट अभिलेख है। उस टाइम हम लोग बोले थे नाना घाट अभिलेख का संबंध किससे है, तो नागनिका से। नागनिका संबंध अब स्पष्ट हो गया है, नागनिका का संबंध नाना घाट से कैसे है, क्योंकि नाना घाट जो अभिलेख है नागनिका के द्वारा ही लिखा गया है। ये हो गया सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी। इससे संबंधित आपको इतना ही जानकारी रखना है। सातकर्णी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसी समय नागनिका ने क्या किया था, नाना घाट अभिलेख लिखा था। अब कुछ महिला इस टाइम जो थी मौर्योत्तर काल में, महिलाओं को इसलिए कुछ खास नहीं थे, मतलब बहुत ही निंदनीय था। जो राजा होता है, जो या रानी जो होती है, उसका तो अच्छा होगा ही ना। एक को अच्छा बोल के हम लोग पूरे महिला समाज को बोले कि अच्छा स्थिति नहीं कर सकते हैं। जो रानी होती है ऑब्वियसली, जैसे महारानी हो गई, माता हो गई, राजमहल माता, वो तो हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक ना। लेकिन सारी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। आगे चलते हम लोग देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ विशेष कर देखिए मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश में अपने माता के नाम पर पुत्र नाम रखता था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी का पुत्र था कौन, सातकर्णी। यानी माता के नाम को श्रेष्ठता दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका जो टाइम पीरियड 106 से लेकर 130 ईस्वी में चले आए हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बीसी में थे, अब देखिए हम लोग एडी में चले आए हैं, यानी ईस्वी में चले आए हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है शासन पीरियड 106 से लेकर 130 साल, 130 ईस्वी तक है। सभी सातवाहन राजाओं में श्रेष्ठ, जो भी राजा हुआ सातवाहन वंश में, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। बहुत ही महान थे। इन्होंने शक राजा नहपान को हराया था। हम लोग देखे थे शक इसमें परिणाम को विदेशी में पढ़ना। एक विदेशी राजा को नहपान नामक एक राजा था, उनको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या हराया था युद्ध में। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही वेंकट स्वामी का उपाधि धारण किया था। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक उपाधि हो गया वेंकट स्वामी का। और नासिक के पास वेंकट क्षेत्र भी एक स्थापित किया। यानी पहले तो अपने नाम के आगे क्या किया, वेंकट स्वामी जोड़ा, और अपने नाम को और बढ़ाने के लिए, विख्यात करने के लिए क्षेत्र अपने नाम पर बसा लिया। उसके बाद देखिए यहाँ जो मिलता है एक जंगल थम्बी मृदभांड मिला है नासिक से। जंगल थम्बी मृदभांड मिला है नासिक से, जिसमें नाहपान के कई सिक्के, नाहपान वही जिसको क्या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या हराया था, इसकी चर्चा जो मिला है कि जो सिक्के मिले हैं जंगल थम्बी मृदभांड में मिला है। ये जो है नासिक का क्षेत्र था। कई सिक्के मिले पुराने, भर के सिक्के मिले वहां। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित कुछ तथ्य था। उसके बाद हमारा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से बारे समय इसमें कुछ खास है नहीं, बस कुछ बातें को हम लोग ज्यादा ध्यान रखना है। अधिकांश हम लोग ऐसे तो मौर्योत्तर काल बहुत कम ही पढ़ा जाता है, तो लेकिन फिर भी देखिए वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसका जो टाइम पीरियड होता है 130 से 154 ईस्वी तक, 130 से लेकर 154 एडी तक। एडी मतलब हो गया ईस्वी, सामसिक जन्म के बाद के स्टेज में। इसमें लिखा है रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसका जो टाइम पीरियड होता है 130 से लेकर 154 ईस्वी तक है, ठीक। और इसके बारे में कुछ खास, रुद्रदामन ने इन्हें 2 बार हराया था। सबसे पहले रुद्रदामन बहुत बड़े शासक थे,
वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2-2 बार हराया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये जो देखिए सातवाहन क्षेत्र जो है ना, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के क्षेत्र में पड़ता है। गोदावरी तथा कृष्णा का क्षेत्र। गोदावरी और कृष्णा नदी किनारे सातवाहन वंश का क्या उदय हुआ है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के संबंध में हम लोग ये जानकारी प्राप्त हुआ, रुद्रदामन ने इसे 2 बार हराया था युद्ध में, ठीक। इतना ही रखिए याद। इसके बारे में पूछा जाएगा, रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के किस शासक को 2 बार हराया था। नाम होगा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक। उसका जो नेक्स्ट राजा है आपका यज्ञश्री सातकर्णी। इसका जो टाइम पीरियड है 165 ईस्वी से लेकर 194 ईस्वी तक है। इसमें भी कुछ खास जानकारी नहीं है। इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, यानी याज्ञ सातकर्णी समय जो सिक्का मिला है इसके शासन पीरियड का, उसके सिक्कों पर क्या था, जलयान का चित्र था। इससे ये पता चलता है कि यज्ञश्री सातकर्णी जो थे बहुत बड़े जलयान और समुद्र प्रेमी थे। जलयान और समुद्र से इनका बहुत ही बड़ा लगाव था, जिसके कारण अपने सिक्कों पर ये जलयान का चित्र अंकित किया है। आगे देखिए, यह अंतिम यज्ञश्री सातकर्णी जो थे अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। अंतिम महत्वपूर्ण शासक। इसके बाद भी शासक है लेकिन उनका उतना महत्व नहीं किया था। यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में याद है कि महत्वपूर्ण शासक थे, अंतिम थे। कहीं कहीं माना जाता है, माना के याद रखिए कि सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था विजय सातकर्णी था। संभवतः यह अंतिम ये देखिए संभावना व्यक्त किया गया है इसमें भी, ऐसा विजय सातकर्णी क्या हो सकता है, अंतिम शासक हो सकता है, ऐसा माना जाता है। किस वंश का, सातवाहन वंश का। इस तरीके से हम लोग देखे कन्नड़ वंश देखे, सातवाहन वंश देखे। उसके बाद हम लोग सातवाहन वंश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए आज क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले।